Dear learner, in this video, we shall try to solve the numerical of this chapter related to index and exercise question. So, first of all, I am telling you the key point of this chapter like momentum. Momentum is the product of mass and velocity. So, जब जहाँ भी आपको मोमेंटम फाइंड आउट करना होगा तो यहाँ आपने मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करना है. व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट है बट इट्स टू वेलोसिटीज आर गिवन इन क्वेश्चन. टू वेलोसिटीज कैसे दिए होंगे? लाइक फर्स्ट पार्ट में ऑब्जेक्ट कोई अपनी मोशन में है या रेस्ट में है, उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है तो इट विल कम इन मोशन और it will stop its motion also. So that time you will use momentum, initial momentum, that will mu, and after applying force it will become final momentum, that is m into v. When two objects and its two velocities are given in the question, यह आपने ध्यान देना कि जैसे कि एक ऑब्जेक्ट m1 है एक m2 है, जब दो ऑब्जेक्ट दिए होंगे और दोनों की इनिशियल वेलोसिटी और दोनों की ही फाइनल वेलोसिटी अलग अलग से दे रखी है, दैट टाइम यू विल यूज इनिशियल मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट बॉडी, दैट विल m1 इंटू mu, m1 इंटू u1, एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट बॉडी विल बी m1 इंटू v1. Similarly, initial momentum of the second body, that will m2 into u2, and the final momentum of the second body equal to m2 into v2. So, according to the law of conservation of momentum, हमने जैसे पढ़ा था m1 u1 plus m2 u2 equal to m1 v1 प्लस m2 v2, ये बनता है टोटल मोमेंटम, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. नाउ व्हेन द मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी इज गिवन, जिस क्वेश्चन में आपको एक्सीलरेशन गिवन होगा और बॉडी का मास गिवन होगा और उसमें आपको फोर्स फाइंड करने के लिए कहता है, देन यू विल यूज फोर्स F इक्वल टू m इंटू a, मास इंटू एक्सीलरेशन. सो when a mass of the body and velocity time of the body is given, अब देखो यहां पर क्या है, मास भी गिवन है, वेलोसिटी विद टाइम गिवन है, तो इस केस में आपको जो है एक्सीलरेशन निकालना है. तो यहां पर फोर्स इक्वल टू हम सिंपल लगा देंगे m इंटू मास इंटू डिफरेंस इन वेलोसिटी यानी v माइनस u, क्या होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. नेक्स्ट then F equal to m into v minus u upon t, ये फॉर्मूला लगा करके आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हो. इसको भी हम फर्दर आगे कह सकते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देन वी गेट F इंटू टी इक्वल टू m इंटू v माइनस u, ये हो गया. इसमें अब देखो ये m इसके साथ मल्टीप्लायर है, इसको भी हम ट्रांसपोजिंग कर देते हैं, देन इट विल बिकम F t अपॉन m इक्वल टू v माइनस u. अब v या u में से कोई भी वैल्यू को हम निकाल सकते हैं, जैसे माइनस u है, u को हम लेफ्ट साइड ले आएंगे, देन इट विल बिकम एफ टी यानी फोर्स इंटू टाइम अपॉन मास ऑफ द बॉडी प्लस u इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी. ये फाइनल वेलोसिटी निकालने का ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट, with the help of these formulae, we can solve all the numerical problem of this chapter. Like, what is acceleration produced by a force of 150 Newton exerted by on an object of mass 10 kilogram. So, जब भी कोई न्यूमेरिकल होगा, हर न्यूमेरिकल को आपने 1 और 2 टाइम अच्छी तरह रीड करना है और what is given in the numerical and what we have to find out the numerical, इस चीज़ को आपने पहले क्लैरिफाई करना है.
फिर उसके बाद इसको सॉल्व करना शुरू करना है. सो लाइक दैट इन दिस क्वेश्चन द फोर्स इज गिवन 150 न्यूटन. सो you will write first given force equal to 150 न्यूटन. then what is given mass given, क्योंकि इसके साथ इसके यूनिट में किलोग्राम लिखा है तो समझो कि ये मास है, तो मास इक्वल टू 10 किलोग्राम. नाउ एक्सीलरेशन जो हमने निकालना है, एक्सीलरेशन यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क. इसके लिए हम यूज करते हैं F इक्वल टू m इंटू ए. ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे. m इंटू ए अप्लाइड फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन. मास भी गिवन है और इसमें फोर्स भी गिवन है. देन फोर्स इज 150 इक्वल टू मास दैट इज 10 इंटू ए एक्सीलरेशन. इसको ट्रांसपोजिंग करते हैं, 10 ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. अब 150 को 10 से डिवाइड करेंगे, देन वी गेट ए इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज एक्सीलरेशन, सो यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Other example, the force would be needed. What force would be needed to produce an acceleration of 15 meter per second square on a body of mass 20 kilogram? Now in this question, what is given? Acceleration, because it is 15 meter per second square and mass of body is 20 kilogram. So we have to find out, calculated that the force, what force will be required. So first of all we will write the all physical quantities like acceleration equal to 15 meter per second square and mass equal to 20 kilogram. Then simply force equal to पहले क्वेश्चन मार्क, देन फोर्स इक्वल टू m इंटू ए. अब सिंपल सा फॉर्मूला लगाना हमने, m इंटू ए. m की वैल्यू है 15 एंड m की वैल्यू है 20 एंड a की वैल्यू है 15. तो 15 टू द 30, साथ में एक 0, 300 न्यूटन. सो द फोर्स नीडेड विल बी 300 न्यूटन. नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं. सी इन दिस ग्राफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द बॉल ऑफ मास 20 ग्राम moving along the straight line on a long table. How much force does the table exert on the ball to bring the rest? Now देखो ये ग्राफ में ये 20 से स्टार्ट हो रहा है और डाउनवर्ड ये नीचे की ओर आ रहा है. सो हियर द फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल u इक्वल टू 20 ग्राम, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, बट हेयर इज गिवन सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो ऐसा यूनिट फाइंड करने के लिए 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर एंड 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर. सो वी विल डिवाइड 20 by 100, then we get 0.2 meter per second. This is initial velocity, and after 10 seconds the body comes at rest. It means the final velocity will be 0. So final velocity v equal to 0. This is why the frictional force exerted by the table ने उस पर first frictional force exert किया, जिस कारण से उसकी velocity 0 तक आ गई. So time taken by the ball t equal to it is 10 second. So अब हमको क्या निकालना है? एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. सो v माइनस u अपॉन टी. अब इनकी वैल्यू पुट कर देनी है. इसकी वैल्यू में एक्सीलरेशन इक्वल टू v इज 0 क्योंकि रेस्ट पर आ गया, फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस 0.2 अपॉन इसका जो है टाइम दैट इज 10 सेकेंड. तो दिस इज इक्वल टू 0 में से इसको माइनस तो करेंगे नहीं, 0.2 अपॉन 10 और एक प्लेस डेसिमल और आ जाएगा इसमें. देन वी गेट द वैल्यू दैट इज 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इट इज इन नेगेटिव. सो मास ऑफ द बॉल इक्वल टू 20 ग्राम. ये भी 20 ग्राम दे रखा है.
SI unit of mass is kilogram. So first of all we convert it into kilogram. Then 20 upon 1000 kilogram, because 1 kilogram equal to 1000 gram and 1 gram equal to 1 upon 1000 kilogram. So it is 0.20 kilogram. Frictional force applied by table F equal to here M into A. तो इनकी वैल्यू हम यहाँ पर फिट करते हैं. M that is 0.02 kilogram into acceleration it is minus 0.02 meter per second square. So multiply किया we get minus 0.0004 न्यूटन. और आप इसको जो है रेशियो में भी निकाल सकते हैं. सो देन वी कैन गेट इट 4 इंटू -4 इंटू 10 to the raised power -4 न्यूटन. Next, from the rifle, this is the question of your textbook in text question at page number 126. Third question, from a rifle of mass 4 kilogram, a bullet of mass 50 gram is fired with an initial velocity of 30 meter per second. Calculate the initial recoil velocity of the rifle. तो यहाँ पर आपने देखना है कि जो राइफल है और जो बुलेट है, बुलेट जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी और राइफल जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी. दिस इज नोन एज इट्स रिकॉयल वेलोसिटी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मास ऑफ बुलेट M1 इक्वल टू 50 ग्राम. अभी आपको बताया कि स्टैंडर्ड जो इसकी यूनिट है दैट इज किलोग्राम. ऐसा इन दिस किलोग्राम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट 50 ग्राम इन किलोग्राम. देन 50 अपॉन 1000 इक्वल टू 0.05 kilogram. This is the mass of bullet. Next, velocity of bullet V1 equal to 35 meter per second. Now, mass of rifle M2 equal to 4 kilogram. Then, recoil velocity of bullet equal to और rifle equal to V2. इसे हम लेट करते हैं क्योंकि velocity we have to find. So before firing of and bullet and rifle both are at rest. So total momentum before firing and after firing is 0. So M1 V1 plus M2 V2 equal to 0. ये 0 हो गया. Then M1 V1 इक्वल टू जो M2 V2 है इसको हम राइट हैंड साइड में लेंगे. इट विल बिकम नेगेटिव माइनस M2 V2. अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं. 0.05 इंटू 35 क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, इक्वल टू -4 इंटू V2. ये हमको फाइंड करना है. अब यहाँ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम ट्रांसपोजिंग करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड जाके ये डिवाइड हो जाएगा. वी कैन गेट 0.05 इंटू 35 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू V2. इसको जो है पॉइंट हटा करके मल्टीप्लाई करके देन वी गेट V2 इक्वल टू 1.75 अपॉन -4 और इसको डिवाइड करते हैं देन वी गेट -0.4375 meter per second. That is the in round figure it is -0.44 meter per second. Next question. Two objects of masses 100 gram and 200 gram are moving along the same line and direction with velocities of 2 meter per second and 1 meter per second respectively. They collide. After the collision, the first object move at a velocity of 1.67 meter per second. Determine the velocity of the second object. तो यहाँ पर हमें दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं जिनका मास एक का 100 और दूसरे का 200 ग्राम गिवन है और जो फर्स्ट बॉडी है उसकी जो वेलोसिटी जो दे रखी है 2 और 1 मीटर है और कोलिजन के बाद
जो फर्स्ट बॉडी है उसकी वेलोसिटी यह 1.67 मीटर दे रखा है। तो हम सभी फिजिकल क्वांटिटीज को आंसर में पहले जो है लिखेंगे। सो द मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट m1 इक्वल टू 100 ग्राम, 100 ग्राम को पहले किलोग्राम में चेंज करेंगे, देन वी गेट 100 अपॉन 1000 किलोग्राम, दैट इज इक्वल टू 0.1 किलोग्राम। नेक्स्ट, initial velocity of the first object u1 equal to 2 meter per second and velocity of the first object v1 equal to 1.67 meter per second। ये v1 आ गया, इनिशियल में u1 आ गया, एंड मास ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट m2 इक्वल टू 200 ग्राम, 200 ग्राम को भी हमने कन्वर्ट कर दिया, देन वी गेट 0.2 kilogram. Now, initial velocity of second object u2 equal to 1 meter per second. Let final velocity of the second object equal to v2. ये हमने let कर लिया v2. So, अब ये फाइंड करना हमने according to law of conservation of momentum, total final momentum equal to टोटल इनिशियल मोमेंटम। तो दोनों मोमेंटम इक्वल हो गए, इसके फॉर्मूले में इसको रखते हैं, देन यू गेट m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, m1 v1 प्लस m1 m2 v2 इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। तो दोनों वैल्यूज को हमने एक साथ कर दिया, इसको ट्रांसपोजिंग करके, देन पुट देयर वैल्यूज 0.1 इंटू 1.67 प्लस 0.2 इंटू v2, क्योंकि ये हमको फाइंड करना है, इक्वल टू 0.1 इंटू इसकी इनिशियल वेलोसिटी 2 इंटू 2 प्लस m2 दैट इज 0.2 इंटू इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 1, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 0.1 1.67, डेसिमल का एक प्लेस बाहर आ गया लेफ्ट हैंड साइड में, तो 0.16 इंटू 0.2 v2 इक्वल टू 0.2 प्लस 0.2। नाउ 0.2 इंटू v2 इक्वल टू 0.4 माइनस 0.167। जब हम इसको माइनस करते हैं, देन वी गेट 0.2 इंटू v2 इक्वल टू 0.233। नाउ 0.2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस करके v2 इक्वल टू 0.233 अपॉन 0.2, 0.2 1 प्लेस डेसिमल है, इसको हटाएंगे तो इसमें भी 2 प्लेस डेसिमल आ जाएंगे, और तो ये बन जाएगा 233 अपॉन 200, देन वी गेट v2 इक्वल टू 1.165 मीटर पर सेकेंड, और इन राउंड फिगर इट इज 1.17 मीटर पर सेकेंड। नाउ एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग with a non-zero velocity? If yes, state the condition that must be placed on the magnitude and direction of the velocity. If no, provide the reason. So for that answer, we will solve it as yes, even when an object experiences a net zero external unbalanced force, it is possible that the object is traveling with a non-zero velocity. This is possible only when the object has been moving with a constant velocity in a particular direction, and then there is no net unbalanced force applied on the body. The object will keep on moving with a non-zero velocity. To change the state of motion, a net non-zero external unbalanced force must be applied on the object.
Now second question, that is, when a carpet is beaten with a stick, dust comes out of it. Explain. This question is based on the law of inertia. So inertia of an object tend to resist any change in its state of rest or state of motion. When a carpet is beaten with a stick, then the carpet comes to motion, but the fine particles of the dust try to resist their state of rest due to inertia of rest. The dust particles stay in a state of rest while the carpet moves. Hence, the dust particle come out of the carpet. ऐसे और भी कई सारे क्वेश्चन होते हैं जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन पर डिपेंड करते हैं, बेस्ड क्वेश्चन होते हैं. लाइक व्हाई इट इज एडवाइज टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ अ बस विद अ रोप. जब बस मूव कर रही है उसके ऊपर जो लगेज रखा होता है उस लगेज को रोप से टाइट कर देते हैं. क्यों टाइट करते हैं? बिकॉज when the bus accelerates and moves forward, it acquires a state of motion. However, the luggage kept on the roof owing to its inertia tend to remain in its state of rest. Hence, with the forward movement of the bus, the luggage tend to fall, remain at its original position and ultimately falls from the roof of the bus. To avoid this, it is advised to tie any luggage kept on the roof of a bus with a rope. इसमें हम तीनों पार्ट कंसिडर कर सकते हैं कि बस स्टॉप करेगी तो जो लगेज है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, स्टार्ट करेगी तो बैकवर्ड डायरेक्शन में फॉल करेगा, और लेफ्ट टर्न करेगी तो राइट वर्ड में, और राइट टर्न करेगी तो लेफ्ट टर्न में जो लगेज है वो फॉल कर सकता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन हिल with a constant acceleration. It travels a distance of 400 meter in 20 seconds. Find its acceleration. Find the force acting on it if its mass is 7 metric ton. 1 metric ton equal to 1000 kilogram. So, first of all, initial velocity of the truck equal to 0 meter per second because it start moving from the rest. Time taken t equal to 20 second. So distance covered by the stone s equal to 400 meter. तो इतना डिस्टेंस जो ट्रक है उतना डिस्टेंस कवर करती है 400 मीटर. अकॉर्डिंग टू द second equation of linear motion, that is s equal to ut plus half at square. S distance travel, u initial velocity, t time, a acceleration. So इनकी वैल्यू पुट करते हैं, then we get 400 equal to u that is 0 into t is 20 plus half into acceleration into 20 square because t's time is 20. Now 400 equal to 0 plus 0 से 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ गया, हाफ इंटू एक्सीलरेशन इंटू 400 का हाफ कर दिया दैट इज 200 एंड वी गेट 400 अपॉन 400 इक्वल टू 200 इंटू ए एंड 400 अपॉन 200 equal to acceleration or acceleration equal to 2 meter per second square. This is acceleration.
Now mass of truck that is given 7 metric ton. 7 metric ton, we know 100 kg means 1 quintal and 10 quintal means 1 metric ton. That means 1000 kilogram. तो 7 metric ton means 7 into 1000 kilogram, that is 7000 kilogram. और एक्सीलरेशन कितना था 2 मीटर पर सेकेंड. सो फोर्स अप्लाइड बाय ट्रक इक्वल टू m into a, यानी मास into एक्सीलरेशन. मास is 7000 into 2, that is equal to 14 Newton. Next question. A stone of 1 kilogram is thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of a lake and comes to rest after traveling a distance of 50 meter. यानी 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके एक स्टोन फ्रोजन आइस के ऊपर रेस्ट में आ जाता है. मींस उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी. व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस? सो फर्स्ट ऑफ ऑल mass of the stone m equal to 1 kilogram and velocity, that is initial velocity of stone u equal to 20 meter per second. Now आपको पता है कि फ्रोजन आइस के कारण ये जो है रेस्ट में आ जाता है, तो फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड. डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्टोन दैट इज इक्वल टू 50 मीटर. नाउ हमें एक्सीलरेशन निकालना है. यहां पर एक्सीलरेशन निकालने के लिए हमारे पास 2 टेक्निक हो सकते हैं. 2 फॉर्मूला वी कैन यूज 2 फॉर्मूला. वन इज सेकंड इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन, क्योंकि दोनों में हमको s इसमें गिवन होता है. एक होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, जिससे हम यहां पर एक्सीलरेशन फाइंड कर सकते हैं. सो वी यूज हेयर थर्ड इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन. v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a इंटू एस. इनकी वैल्यू पुट कर दी. फाइनल वेलोसिटी 0 है, माइनस 20 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्सीलरेशन इंटू डिस्टेंस दैट इज 50 मीटर. सो 20 का स्क्वायर किया दैट इज माइनस 400 इक्वल टू 2 इंटू 50 100 इंटू एक्सीलरेशन. ट्रांसपोजिंग करते हैं. माइनस 400 अपॉन 100 दैट इज इक्वल टू एक्सीलरेशन a, एंड a इक्वल टू 4 मीटर माइनस 4 मीटर per second square. This is acceleration. Now we have to find the applied force, that is frictional force, equal to m into a. मास हो गया कितना इसका, that is 1 into minus 4, then we get minus 4n. Next question, very important question. A 8000 kilogram engine pulls a train of 8 wagons each of 2000 kilogram along a horizontal track. If the engine exerts a force of 40 Newton and the truck offers the frictional force of 5000 Newton, then calculate the net accelerating force, the acceleration of the train and the force of wagon 1 on wagon 2. तो पहले हम यहां पर मास लिखते हैं इंजन का, दैट इज मास ऑफ इंजन 8000 किलोग्राम एंड मास ऑफ वन वैगन, एक जो कंपार्टमेंट था एक डिब्बा होता है, दैट इज 2000 किलोग्राम. देयर आर 5 वैगन्स, सो द 5 वैगन्स, द मास ऑफ द 5 वैगन्स इक्वल टू 5 इंटू 2000 दैट इज इक्वल टू 10,000. टोटल मास अब हम फाइंड करेंगे. And force exerted by engine equal to m into force exerted by engine F1 equal to 40 न्यूटन. ये ऑन ट्रैक इसने अप्लाई किया एंड जो ट्रैक ने अप्लाई किया दैट इज 5000 न्यूटन. सो नेट फोर्स किया जाएगा, नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स इक्वल टू 40,000 F1 माइनस F2. 40,000 माइनस 5,000 दैट इज इक्वल टू 35,000 न्यूटन. ये आ गया फर्स्ट पार्ट. नाउ
Now part B, acceleration of train A equal to net force upon total mass of engine and wagon. So net force कितना है 35,000 upon mass of engine 8,000 plus 10,000. So 35,000 upon 18,000. 0 से 0 कैंसिल होगी 35 upon 18, then we get 1.944 meter per second square. Now C part, that is the force of wagon 1 on wagon 2. तो 1 वैगन का 2 में निकालने के लिए उसके ऊपर हम जो 4 वैगन्स होते हैं उनको इकट्ठा लेना पड़ेगा. सो 4 इंटू मास ऑफ वैगन एंड into acceleration. So 4 into 2000 mass of 1 wagon into acceleration, that is 1.944. So 8000 into 1.944 में से 3 डेसिमल प्लेस हटा दिए, it will become 1944 upon 1000. 8000 की 3 जीरो से 1000 की 3 जीरो कैंसिल कर दी, then we get 8 into 1944. When we multiply 1944 by 8, then we get 15552 Newton or 15,552 Newton.